बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इससे पहले हमने इलेक्ट्रॉनिक्स में कॉमन बेस और कॉमन एमीटर कैरेक्टरिस्टिक जो है वो पढ़ी, और उसमें हमने ये देखा कि एक्चुअली में ट्रांजिस्टर जो है वो एक टू पोर्ट नेटवर्क है, यानी इसमें इनपुट के लिए अलग टर्मिनल और आउटपुट के लिए अलग टर्मिनल, और एक तीसरा टर्मिनल जिसको आप कॉमन कर सकते हैं यानी रेफरेंस के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, इनपुट के साथ भी और आउटपुट के साथ भी। आज के हमारे इस टॉपिक में कॉमन कलेक्टर कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हम स्टडी करेंगे। इसमें आप देखें कि जो बेस टर्मिनल होगा वो इनपुट के तौर पे काम करेगा, और जो एमीटर टर्मिनल होगा ये आउटपुट के तौर पे काम करेगा। तो यहाँ पर असूल वही है कि आपने अगर कलेक्टर को कॉमन करना है तो बाकी दोनों टर्मिनल इनपुट और आउटपुट के तौर पे हमारी हेल्प करेंगे। तो जिसका एरिया स्मॉलर है आप उसको इनपुट के तौर पे, जिसका एरिया रिलेटिवली लार्जर है उसको आउटपुट के तौर पे इस्तेमाल कर लें, और जो कलेक्टर टर्मिनल है वो हमारा एक कॉमन टर्मिनल के तौर पे इस्तेमाल हो जाएगा, यानी रेफरेंस के तौर पे इस्तेमाल हो जाएगा। मैं यहाँ पर सर्किट को जो है वो ड्रॉ करता हूँ। तो सबसे पहले हम ये काम करते हैं कि एक NPN ट्रांजिस्टर जो है वो बना लेते हैं। अब आपने पहले दोनों जो है वो लेक्चर में अगर ये सिमेट्री नोट की हो कि जिस टर्मिनल को कॉमन करना होता है नॉर्मली मैं उसको नीचे की जानिब प्लॉट करता हूँ, क्योंकि रेफरेंस वोल्टेज जो होता है वो 0 वोल्ट कंसिडर किया जाता है, या ग्राउंड जिसे कहा जाता है। इसलिए ग्राउंड जो है वो एक हमारी परसेप्शन है कि वो लोअर साइड पे होना चाहिए। तो आप जो है ये कलेक्टर टर्मिनल जो है वो समझें आपने कॉमन कर लिया, और इसको आप क्या कर देंगे, ग्राउंड कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, अब आप जो है वो इसको इनपुट और आउटपुट दोनों के साथ जो है वो देख सकते हैं। आउटपुट जो है वो आप कहाँ से ले रहे हैं, एमीटर से। तो ये हमारा एमीटर टर्मिनल और NPN ट्रांजिस्टर है, इसलिए मैं जो है वो इसके साथ ये एरो बाहर की तरफ लगा रहा हूँ। यहाँ पर रेजिस्टेंस लग जाएगा जिसको आप नाम दे देंगे RE का। यहाँ पर बैटरी जो है वो भी लगाते हैं। इसी तरह से बेस, इसके ऊपर रेजिस्टेंस लग जाएगा जिसको आप नाम दे देंगे RB, और इसके साथ जो है वो अब हम कनेक्ट करेंगे बैटरी। तो ये आपके पास 3 टर्मिनल्स को हम लेबल कर लेते हैं। अब पहली बात कि हमने कोशिश ये करनी थी कि एमीटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बाइस करें। अब आप ये देखें कि एमीटर और बेस के दरमियान डायरेक्टली कोई बैटरी नहीं लगा रही जा रही। बैटरी लगाई जाएगी किसके साथ, एमीटर और कलेक्टर के दरमियान, यानी इस सबसे ऊपर वाले टर्मिनल और सबसे नीचे वाले टर्मिनल के दरमियान, और दरमियान में जो है वो क्या चीज़ आ जाएगी, बेस आ जाएगी। तो जब आप टॉप और बॉटम के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर देंगे तो ऑटोमेटिकली ये जो दरमियान वाला टर्मिनल है यहाँ पर भी कोई ना कोई वोल्टेज ज़रूर अपीयर होगा। तो पहली बात जो है वो आप इस चीज़ को जहन में रख लें। और दूसरी चीज़ कि हमने बेस कलेक्टर जंक्शन को क्या करना होता है, नॉर्मली बाइसिंग करके रिवर्स करना होता है। तो बेस और कलेक्टर के दरमियान हम जब बैटरी कनेक्ट करेंगे, आप ये देखें ये N रीजन, ये P रीजन और ये N रीजन। अब आप जो है बेस और कलेक्टर को रिवर्स बाइस करना चाहते हैं तो P को नेगेटिव से जोड़ दें। ठीक है, तो P को मैं बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से और N को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, तो यहाँ पर आप पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दें। ये आपके पास जो है वो सोर्स आ जाएगा जिसको आप VBB कह सकते हैं। सिमिलरली बेस और एमीटर ये वाले जंक्शन को फॉरवर्ड बाइस करना मकसूद होता है। तो N को आप किसके साथ जोड़ेंगे, नेगेटिव के साथ जोड़ेंगे। P को पॉजिटिव के साथ जोड़ना चाहिए। ठीक है, तो आप अब P को डायरेक्टली तो कनेक्ट नहीं कर रहे, यहाँ पर कलेक्टर टर्मिनल कॉमन है, इसलिए आप जो है वो यहाँ पर एक बैटरी लगा रहे हैं जिसको आप नाम दे दें VEE। अब आप देखें ये जो बेस और कलेक्टर जंक्शन है इसमें तो सीधी सी बात है कि जो N रीजन है वो पॉजिटिव से कनेक्टेड है, ये N रीजन पॉजिटिव से, और P रीजन नेगेटिव से कनेक्टेड है। तो यहाँ पर तो हमें कंफर्म हो गया कि ये रिवर्स बाइस्ड है। अब दूसरी जो चीज़ है जिसके बारे में हम कंफर्मेशन चाहते हैं वो है एमीटर बेस जंक्शन। अब देखें एमीटर भी इस वक्त नेगेटिव से जुड़ा हुआ है और ये बेस भी इस वक्त बेसिकली नेगेटिव से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये लेस नेगेटिव है। ये जो P रीजन है ये लेस नेगेटिव है, और ये जो N रीजन है ये मोर नेगेटिव है, क्योंकि ये एक बड़ी बैटरी के साथ कनेक्टेड है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर नेगेटिव पोटेंशियल है लेकिन ज़्यादा नेगेटिव पोटेंशियल है, यहाँ पर नेगेटिव पोटेंशियल है लेकिन कम नेगेटिव पोटेंशियल है। जो ज़्यादा नेगेटिव होता है वो लो होता है, और जो कम नेगेटिव होता है वो हाई होता है। यानी फ़र्ज़ कर लें यहाँ पर -1 वोल्ट है,
यहाँ पर -2 वोल्ट है, तो -1 ग्रेटर होगा -2 के मुकाबले में। तो आप ये समझें कि P रीजन जो है वो हाई और N रीजन लो के साथ कनेक्टेड है। तो इसका मतलब है कि आपने इस वक्त जो कॉन्फ़िगरेशन इस्तेमाल की है वो है फॉरवर्ड बायस। लेकिन एक चीज़ को ध्यान में रखें कि आपने जो टोटल वोल्टेज एमीटर और कलेक्टर के दरमियान अप्लाई किया है, ये बेस और एमीटर के दरमियान पहले, यानी पहले एमीटर से आप बेस तक जो है वो देखेंगे, फिर बेस से कहाँ पर कलेक्टर की तरफ जो है वो आप देखेंगे। अगर आपने एमीटर बेस वोल्टेज जो है वो देखना है, यानी आपने देखना है कि वाकई ये फॉरवर्ड बाइस है या रिवर्स बाइस है, तो एमीटर बेस जंक्शन जो है वो कैसे आप मालूम कर सकते हैं। टोटल वोल्टेज में से आप बेस कलेक्टर वोल्टेज क्या कर दें, माइनस कर दें, तो ये आपके पास एमीटर बेस वोल्टेज। अगर तो ये एमीटर बेस वोल्टेज 0.7, यानी ये यहाँ पर जो डिफरेंस होगा वो 0.7 से ज़्यादा हो, तब तो आपको पता चल जाएगा ये फॉरवर्ड है। अगर ये 0.7 से कम रह जाए तो उस वक्त आपको पता चल जाएगा कि ये रिवर्स बाइस हो गया है। अब हम जो है वो डिसाइड कर लेते हैं कि इनपुट वेरिएबल्स कौन से हैं और दूसरे नंबर पे आउटपुट वेरिएबल्स कौन से हैं। तो आउटपुट जो है वो आप ले रहे हैं इन दो टर्मिनल से, यानी एमीटर विद रिस्पेक्ट टू कलेक्टर, तो ये आउटपुट वोल्टेज। और आउटपुट करंट कौन सा होगा, लाजमी सी बात है आउटपुट करंट जो है वो है एमीटर करंट, आप उसको IE जो है वो कह लें। इसी तरह, ठीक है, सॉरी मैंने ये एरो जो है वो उल्ट लगा दिया, कन्वेंशन करंट इस डायरेक्शन में जो है वो फ्लो कर रहा है। दूसरी बात, इनपुट वेरिएबल्स। इनपुट पे पहला जो वोल्टेज है वो है VBC, बेस और कलेक्टर के दरमियान जो है वो वोल्टेज, और इनपुट करंट उसको आप नाम दे देंगे IB। तो इसका मतलब है ये इनपुट करंट, इसको आप लेबल कर लें IB, और ये बेस और कलेक्टर के दरमियान जो होगा वो क्या होगा, इनपुट वोल्टेज, जिसको आप VBC का नाम जो है वो दे दें। अब हमें क्या करना है, हमें मेजरमेंट्स करनी है। मेजरमेंट्स करने के लिए क्या चीज़ इस्तेमाल करें, यहाँ पर एमीटर इस्तेमाल करें, और वोल्टेज मालूम करने के लिए यहाँ पर वोल्ट मीटर इस्तेमाल करें। तो ये आपने जो है वो वोल्ट मीटर लगा दिया, ठीक है, आउटपुट वोल्टेज मेजर करने के लिए, आउटपुट करंट मेजर करने के लिए। और दूसरे नंबर पे यहाँ पर आप इनपुट वोल्टेज मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर लगा दें, ठीक है, और इनपुट करंट मेजर करने के लिए यहाँ पर जो है वो एमीटर लगा दें। तो ये आपके पास सर्किट कंप्लीट हो गया। और अब हमारा काम ये है कि हम जो है वो इनपुट करैक्टरिस्टिक प्लॉट करें, इनपुट के बाद जो है वो आउटपुट करैक्टरिस्टिक प्लॉट करें, और उसके बाद जो है वो उनको जहन में रखें कि क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम इनपुट करैक्टरिस्टिक, तो इनपुट हम बेस पे दे रहे हैं, तो इसलिए इसको बेस करैक्टरिस्टिक्स भी कहा जा सकता है, ठीक है। तो बेस करैक्टरिस्टिक हमने प्लॉट करनी है। बेस करैक्टरिस्टिक जो है वो इन दो वेरिएबल्स के दरमियान प्लॉट होंगी, लेकिन एक वेरिएबल एक पैरामीटर के तौर पर ट्रीट होगा, वो होगा VEC, क्योंकि ये जो VEC है इसका डायरेक्ट लिंक है VEB के साथ, कि इसकी वजह से VEB की वैल्यू क्या होती है, चेंज होती है। तो आप ये कहेंगे एक्चुअली में IB जो है, यानी जो बेस करंट है, ये दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। किस किस चीज़ के ऊपर, एक तो डिपेंड कर रहा है VBC की वैल्यू पे, और दूसरा ये किस पे डिपेंड कर रहा है, VEC की वैल्यू पे। अब आप VEC को ट्रीट कर लेंगे एज आ पैरामीटर, और ग्राफ जो है वो प्लॉट करेंगे IB और VBC के दरमियान, ठीक है। मैं ये IB वाई एक्सिस के ऊपर जो है वो ड्रॉ कर लेता हूँ, और VBC मैंने एक्स एक्सिस के ऊपर जो है वो ड्रॉ करना है। अब आप जो है वो थोड़ी सी जो है वो हैरानगी का जो है मुज़ाहरा ज़रूर करें कि मैंने ये VBC नेगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर जो है वो लिया, इसलिए कि बेस कनेक्टेड है नेगेटिव टर्मिनल से और कलेक्टर कनेक्टेड है पॉजिटिव से। इसका मतलब है बेस का वोल्टेज नेगेटिव है विद रिस्पेक्ट टू कलेक्टर। अगर आप देखें तो मैं यहाँ पर लेबल कर लेता हूँ -1, यहाँ पर -2, -3 और -4। इसी तरह से यहाँ पर जो है वो बेस करंट के भी कुछ लेवल्स होगा ये आप VEC की वैल्यू फ़िक्स कर लें, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि पहला जो ग्राफ मैं बना रहा हूँ, मैं VEC की वैल्यू को क्या कर लेता हूँ, फ़िक्स कर लेता हूँ किसी वोल्टेज के ऊपर -2 वोल्ट पे, ठीक है। अभी यहाँ पर भी देखें मैंने माइनस क्यों लिखा कि एमीटर जो है वो नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है, कलेक्टर पॉजिटिव के साथ है। इट मीन्स एमीटर इज़ नेगेटिव विद रिस्पेक्ट टू कलेक्टर, तो VEC -2 के बराबर मैंने ले लिया। अब आप जो है वो देखें
ज़रा VEB को चेक करें। VEB किसके बराबर है? ये है -2 वोल्ट, जो कि VEC की वैल्यू आ गई, माइनस VBC जो है वो नेगेटिव है। फ़र्ज़ कर लें मैं VBC ले लेता हूँ -1.3। मैंने इंटेंशनली -1.3 वाला लेवल चूज़ किया है क्योंकि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो किसके बराबर है? 0.7 के बराबर है, माइनस का 0.7। इसका मतलब है एमीटर का वोल्टेज बेस के लिहाज से -0.7 वोल्ट पे है, तो एमीटर नेगेटिव है और बेस पॉजिटिव है। दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है वो है 0.7। इसका मतलब है कि जो एमीटर बेस जंक्शन है इस वक्त फॉरवर्ड बाइस है। तो आप देखें VBC कितने बराबर है? -1.3। ये -1 वाला निशान, ये दोनों, ये -1.5 वाला निशान होगा। इससे थोड़ा सा पहले यहाँ पर ये -1.3 वाला निशान होगा। इस वक्त बेस एमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बाइस है। इसका मतलब है बेस करंट जो है वो काफ़ी लार्ज होगा। मैं ये बेस करंट को काफ़ी लार्ज वैल्यू के ऊपर लगा रहा हूँ, लेकिन ये उस वक्त है जब VBC की वैल्यू जो है वो -1.3 पे है। अब फ़र्ज़ करें बेस और कलेक्टर के दरमियान ये जो वोल्टेज है आप इसको -1.5 कर देते हैं, ठीक है। अब क्या होगा? VEB इज़ इक्वल टू -2 वोल्ट माइनस, यहाँ पर मैं -1.5 वोल्ट कर देता हूँ, तो ये आंसर आ जाएगा -0.5 वोल्ट। अब ये वाला वोल्टेज तो सफिशेंट नहीं है कि ये एमीटर बेस को क्या करवा सके? फॉरवर्ड बाइस करवा सके। इसका मतलब है इस वक्त एमीटर बेस क्या हो जाएगा? रिवर्स बाइस। तो इसका मतलब है जब कलेक्टर बेस जो है वो पहुंचेगा -1.5 पे, यानी इस लेवल पे पहुंचेगा, तो बेस एमीटर जंक्शन रिवर्स बाइस हो जाएगा और बेस करंट ज़ीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब इस पॉइंट पे बेस करंट ज़ीरो हो जाना है। आप इन दोनों पॉइंट्स को, यानी इस पॉइंट पे अभी थोड़ी देर पहले करंट मैक्सिमम था और थोड़ा सा ही आगे आप गए हैं तो करंट क्या हो गया? मिनिमम हो गया। आप इन दोनों पॉइंट्स को यूँ मिला दें, ये आपके पास उस वक़्त बना है जब आपने VEC को -2 वोल्ट के ऊपर फिक्स किया। ये आपके पास जो है वो पहला ग्राफ। नेक्स्ट आप क्या करें? VEC को एक नए लेवल पे ले आएँ। लेट्स सपोज मैं उसको ले आता हूँ -4 वोल्ट के ऊपर। अब ये है -4 वोल्ट। अब मैं बेस कलेक्टर वोल्टेज लेता हूँ -3.3, ठीक है। फिर मैं वही 3.3 ले रहा हूँ, डिफरेंस आएगा -0.7। इसका मतलब है डायोड इस वक्त जो एमीटर बेस जंक्शन वाला है वो फॉरवर्ड बाइस है। इसका मतलब है बेस में से करंट गुजर रहा है। तो इसका मतलब ये -3, ये -4, इन दोनों के दरमियान ये होगा -3.3। इससे कुछ पहले ये होगा -3.3 वाला, ठीक है। इस पॉइंट के ऊपर करंट मैक्सिमम है, जैसे यहाँ पर हमने बनाया, ठीक है। ये मैं डॉटेड लाइन से इसको शो कर लेता हूँ कि ये -3.3। लेकिन जैसे ही आप इस वोल्टेज को -3.5 करेंगे तो ये जो डिफरेंस होगा, ये डिफरेंस रह जाएगा -0.5 वाला और करंट ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि डायोड रिवर्स बाइस हो गया। तो इसका मतलब है यहाँ पर करंट ज़ीरो हो जाएगा। अब आप इनको आपस में जोड़ दें, तो ये वाला जो ग्राफ है ये उस वक्त बनाया जब VEC की वैल्यू -4 वोल्ट के करीब आपने रखी। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास इनपुट करैक्टरिस्टिक आ रही हैं किसके दरमियान? बेस करंट और बेस कलेक्टर वोल्टेज के दरमियान। ये बाकी दोनों जो करैक्टरिस्टिक्स हैं कॉमन बेस और कॉमन एमीटर उससे मुख्तलिफ हैं, ठीक है। यानी इसमें आपको जो है वो लेवल्स को बड़ी करीबी तौर पे देखना पड़ेगा कि कहाँ पर डायोड जो है एमीटर बेस वाला फॉरवर्ड बाइस है, कहाँ पर रिवर्स बाइस है। जहाँ पर वो रिवर्स बाइस हो जाए वहाँ पर करंट ने ऑटोमेटिकली कहाँ पर आ जाना है? ज़ीरो के ऊपर आ जाना है। तो पहली चीज़ तो आपने इस चीज़ को जहन में रख के बना ली, ठीक है। नेक्स्ट चीज़, अब आपने ग्राफ प्लॉट करना है आउटपुट वेरिएबल्स के दरमियान। अब आउटपुट वेरिएबल्स कौन कौन से हैं वो हम देख लेते हैं। आउटपुट वोल्टेज एमीटर और कलेक्टर के दरमियान, यहाँ पर आ जाएगा VEC, ठीक है। फिर एक गलती ये हो गई कि मैंने VEC को एक्चुअली में प्लॉट करना है यहाँ पर नेगेटिव एक्स एक्सिस पे, क्योंकि VEC नेगेटिव है। और यहाँ पर हम जो है वो क्या कर लेंगे? प्लॉट कर लेंगे IE आउटपुट। अब जो IE है यानी ये जो आउटपुट करंट है ये दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। एक तो ये डिपेंड कर रहा है VEC पे, सीधी सी बात है, उस पर तो डिपेंड करना है, आउटपुट वोल्टेज है। साथ साथ ये किस पे डिपेंड करता है? IB पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि आपको पता है
आई ई इज़ एक्चुअली द सम ऑफ आई सी प्लस आई बी। आई सी को आपने नाम दिया था बीटा टाइम्स आई बी प्लस आई बी, और आई बी कॉमन ले लें तो आ जाएगा बीटा प्लस 1 इंटू आई बी। बीटा एक कंट्रोल्ड फैक्टर है, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो ये कांस्टेंट रहता है, तो आई ई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई बी। इसका मतलब है आपने यहाँ पर वही वाला काम करना है कि आई बी को पैरामीटर ट्रीट करना है। आई बी की वैल्यू जो है वो क्या करेंगे, आप कम रखेंगे शुरू में, बहुत कम, और फिर आप क्या करेंगे, आई ई और वी ई सी ई के दरमियान ग्राफ बना लेंगे। आप देखेंगे कि आप आई बी को बहुत कम रखते हैं शुरू में, आप आई बी को ज़ीरो रख दें, और फिर आप देखेंगे कि आप वी ई सी को थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं, यानी थोड़ा सा नेगेटिव कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा बढ़ेगा, और बढ़ने के बाद ये ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। इस तरह से ये ग्राफ उस वक्त बनाया जब आई बी की वैल्यू किसके बराबर है, ज़ीरो के बराबर। उस वक्त जो करंट होगा उस करंट को आप नाम देंगे आई ई सी ओ, करंट फ्लोइंग फ्रॉम अ मीटर टू कलेक्टर व्हेन बेस इज़ ओपन। क्योंकि बेस ओपन होगा तो बेस करंट ज़ीरो होगा, ओपन सर्किट में कोई करंट पास नहीं करता। और ये वाला जो लेवल है ये है -0.7 वोल्ट वाला लेवल। अब आप आई बी को क्या करें, थोड़ा सा बढ़ा दें, ठीक है। जब आप आई बी को एक थोड़े से बढ़े हुए लेवल के ऊपर ले जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये थोड़ा सा बढ़ेगा, और बढ़ने के बाद जो है ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाएगा। तो उस वक्त तक बढ़ेगा जब तक वोल्टेज आपका 0.7 वाले लेवल तक चलता है, उसके बाद ये कांस्टेंट हो जाता है IB1। तो सेम सिचुएशन वही है जैसी कि वहाँ पर थी, बस फ़र्क ये कि अब ये जो एक्सिस हैं ये बस इस साइड पे शिफ्ट हो गए हैं, बाकी तकरीबन वही चीज़ है। अब आप IB की एक नई वैल्यू लें, उसके ऊपर जो है वो क्या करें, सेटलमेंट करें, तो ये आपके पास जो है वो इस तरह से आ जाएगा IB2, ठीक है। और उसके बाद फिर आप क्या करें, IB की एक नई वैल्यू ले लें, ठीक है। और यानी जैसे जैसे बेस करंट को बढ़ाते जाएंगे तो मीटर करंट भी लाजमी सी बात है बढ़ना है, क्योंकि ये इक्वेशन बता रही है कि IE इज़ बीटा प्लस 1 टाइम्स ऑफ IB। तो IB अगर 1 माइक्रो एम्पेयर है तो IE जो है वो बीटा प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइक्रो एम्पेयर है, जो कि बहुत ज़्यादा होगा। तो ये इस तरह से आपके पास जो है वो आउटपुट करैक्टरिस्टिक जो है वो आ जाएंगी, ठीक है। अब लास्ट चीज़ जो हमने देखी वो है ट्रांसफ़र करैक्टरिस्टिक, कि आपने क्या करनी है, इनपुट और आउटपुट वेरिएबल्स के दरमियान जो है वो ग्राफ बनाना है, ठीक है। अभी तक तो हम इनपुट वेरिएबल्स के दरमियान ग्राफ बना रहे थे या आउटपुट वेरिएबल्स के दरमियान जो है वो क्या कर रहे थे, ग्राफ बना रहे थे। अब हम जो है वो आउटपुट और इनपुट के दरमियान जो है वो ग्राफ बनाएंगे। वो ग्राफ किन किन दो क्वांटिटीज़ के दरमियान हम बना लें, वो है IB और IE, ठीक है। आउटपुट करंट IE है और इनपुट करंट IB है। आप VCE को पहले सबसे पहले क्या कर दें, फिक्स कर दें। आप सबसे पहले VEC की वैल्यू लेट्स सपोज -2 वोल्ट पे सेट कर दें, जैसे मैंने यहाँ पर की थी। अब आप देखेंगे कि जैसे जैसे IB बढ़ रहा है वैसे वैसे IE भी बढ़ेगा, ठीक है। फिर आप क्या करें, VEC की वैल्यू थोड़ी सी बढ़ा दें, लेट्स सपोज आप -4 कर दें। अब आप देखेंगे दोबारा से IB और IE के दरमियान ग्राफ क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा, और ये स्ट्रेट लाइन तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन को क्या कर रही है, शो कर रही है, ठीक है। आप इस ग्राफ की स्लोप मालूम कर लें कि ये ग्राफ की जो स्लोप है वो हमें किस चीज़ के बारे में बता रही है। स्लोप बता रही है क्वांटिटी ऑन y एक्सिस डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑन x एक्सिस। अब आपने देखा IE और IB की रेशियो अगर मैं यहाँ से निकाल लूँ तो IE और IB की जो रेशियो है वो आएगी बीटा प्लस 1, इसको गैमा कह लिया जाता है। जैसे हमने अल्फ़ा जो है वो देखा था, वो था IC और IE की रेशियो, बीटा था वो था IC और IB की रेशियो। ये IE और IB की रेशियो जो होती है वो क्या होती है, गैमा होती है। तो इसको आप कहते हैं गैमा, या आप इसको बीटा प्लस 1 के इक्वल जो है वो कह सकते हैं। यहाँ पर ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ की अगर आप स्लोप मालूम करें, यानी जो इनपुट है इस ग्राफ की आप स्लोप मालूम करें, वो होगा चेंज इन बेस करंट डिवाइडेड बाय चेंज इन बेस कलेक्टर वोल्टेज। और अगर आप इस ग्राफ का रेसिप्रोकल ले लें तो वो इनपुट रेजिस्टेंस के बराबर आ जाएगी, क्योंकि करंट ओवर वोल्टेज कंडक्टेंस होता है। रेसिप्रोकल करें तो वो क्या चीज़ आ जाएगी, वो रेजिस्टेंस आ जाएगी। तो इस तरह से आप इसकी इनपुट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। यहाँ पर ग्राफ की स्लोप मालूम करें, स्लोप है चेंज इन आउटपुट करंट
यानी वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय चेंज इन आउटपुट वोल्टेज। और अगर आप यहाँ पर क्या करें, आउटपुट रेजिस्टेंस मालूम करना चाहें तो वो चेंज इन वोल्टेज डिवाइडेड बाय चेंज इन करंट, इस तरह से आप इजीली मालूम कर सकते हैं। तो ये कॉमन कलेक्टर कैरेक्टरिस्टिक। अब हमने इन तीनों कैरेक्टरिस्टिक को जो है वो क्या किया, स्टडी किया। और जो बेसिक बात है वो ये है कि कॉमन एमीटर कैरेक्टरिस्टिक जो सबसे पहले हमने डिस्कस की, वो सबसे ज़्यादा कॉमनली इस्तेमाल होने वाली कैरेक्टरिस्टिक है, जिसमें एक आम ट्रांजिस्टर को इस्तेमाल किया जाता है। तो इसलिए नेक्स्ट टाइम जब हम सर्किट ड्रॉ करेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि कॉमन एमीटर कैरेक्टरिस्टिक को ही जो है वो इस्तेमाल करें। क्योंकि उसके अंदर जो है वो वोल्टेज गेन काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, करंट गेन जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, इसलिए हम उसको प्रेफर करते हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक है। इसमें से अगर कोई भी क्वेश्चन आपके जहन में हो तो आप वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।